हाइपोक्सिया, हमारे पास एक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे पास एक हाइपोक्सिक कंडीशन है, ये भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर सकती है, अल्टर करा सकती है। जैसे एनएडिक्यूट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जब आपके ऑक्सीजन क्या हो जाए, एनएडिक्यूट हो जाए, कम हो जाए। एक है एडिक्यूट, एडिक्यूट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या मतलब, ऑक्सीजन का मकदार बढ़ जाना, और एनएडिक्यूट का मतलब है कम हो जाना, सही है मेडिकल वर्ड से। तो एनएडिक्यूट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम हाइपोक्सिया कहते हैं मेडिकल वर्ड में। ये एक क्वेश्चन भी आ सकते हैं, द inadequate amount of oxygen and your body, this condition is known as hypoxia। और इस inadequate amount of oxygen can lead to increase your respiratory rate, RR का मतलब respiratory rate। तो आपका respiratory rate क्या हो जाता है, greater than 22 वो है पर मिनट जो है आपका बीट पर मिनट जो है हो जाता है इंक्रीज फ्रॉम 22। आपने देखा होगा कि आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है कितने से कितने तक नॉर्मल होता है, कभी पढ़ा है आप लोगों ने, कोई एक बंदा बता दो प्लीज। एडल्ट के लिए रेस्पिरेटरी रेट कितने से कितने तक नॉर्मल होता है? 12 to 20 सर, 20 सर। सही है, ये अप्रोक्सीमेटली है, सही है, 22 तक हम नॉर्मल कह सकते हैं, और बच्चों का इससे ज्यादा होता है, सही है। पल्स रेट जो है हमारे पास ग्रेटर देन 100 अगर आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, एबनॉर्मल कहते हैं। 100 तक हम इसको नॉर्मल कहते हैं। तो ये क्या है, अगर ये हाइपोक्सिया हो जाए तो हाइपोक्सिया की वजह से क्या हो जाता है, पल्स रेट भी बढ़ जाता है, रिस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाता है, चेंज इन मेंटल स्टेटस भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि आपके मेंटल अलर्टनेस भी है वो कौन करता है, आपका ऑक्सीजन करते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन डेफिसिट हो जाए तो आपका जो ब्रेन फंक्शन में क्या हो जाती है, अल्ट्रेशन आ जाती है। इसके अलावा लेट साइन, साइनोसिस एंड लिप्स एंड नेल्स बिट्स, जब आप हाइपोक्सिक हो जाते हो तो साइनोसिस, साइनोसिस का मतलब है ब्लूइश कलरेशन हो जाती है, सही है। और इसके अलावा कॉजेज जो है हमारे पास, कॉजेज क्या है हाइपोक्सिक की, क्या रीजन है, हाइपोवेंटिलेशन की वजह से भी हो सकता है ये। लो इंस्पायर ऑक्सीजन, जब आप इंस्पायरेशन में ऑक्सीजन कम लेते हो इसके वजह से भी हो सकता है। लेफ्ट टू राइट शंट, आपने देखा होगा, आपने एनाटॉमी पढ़ा होगा, पुरामेन ओवेल पढ़ा है या नहीं, पुरामेन ओवेल क्या होता है, ये एक होल लाइक स्ट्रक्चर होता है जब आपकी एट्रियम टू राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम की तरफ क्या हो जाते हैं, आपके लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो ट्रांसफर हो जाता है किसकी तरफ, राइट की तरफ। तो दिस कंडीशन लीड टू साइनोटिक हार्ट डिजीज भी इसको कहते हैं, तो साइनोसिस हो जाते हैं, सही है। और इसके अलावा वेंट्रिकुलर परफ्यूजन मिसमैच भी हो जाता है, ये भी लीडिंग कॉज फॉर व्हाट, आपके रेस्पिरेटरी फंक्शन को अल्टर करा सकता है। इसके अलावा डिफ्यूजन एम्पेयरमेंट भी हो जाता है। ये डिफ्यूजन इम्पेयरमेंट का मतलब ऑक्सीजन का डिफ्यूजन में खराबी आ जाती है। सीएचएफ का मतलब है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है इसकी वजह। जब आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आल्सो लीडिंग कॉज फॉर एबनॉर्मेलिटी इन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसके अलावा हमारे पास और कौन सी स्लाइड है, साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब ये है कि हमारे पास जब क्या कंडीशन हो जाती है, जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, आइदर एनी अल्ट्रेशन इन योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की वजह से या कोई भी खराबी की वजह से हो जाते हैं तो साइनोसिस हो जाए। ब्लू कलरेशन को हम साइनोसिस कहते हैं, सही है। हमारे पास एक है काइनी स्टॉप रिस्पायरेशन होती है, तो जिसमें क्या होता है, इसमें वूल बंच ऑफ इररेगुलर रिस्पायरेशन होती है, वूल बंच ऑफ, कभी कभी कुछ कुछ वक्त के लिए ये कंटिन्यू रिस्पायरेशन आप रिस्पायरेशन करते रहते हो फिर स्टॉप हो जाता है, फिर दोबारा शुरू हो जाता है, फिर स्टॉप हो जाती है, फिर शुरू हो जाते हैं, तो दिस कंडीशन इज नोन एज साइनी स्ट्रोक रिस्पायरेशन इसको कहते हैं। और इसके अलावा इसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ये भी एक साइंस सिम्टम है फॉर व्हाट, हाइपोक्सीमिया, सही है। एक हमारे पास हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया जस्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन की कमी को कहते हैं, लेकिन जब टिश्यू लेवल पे आपका ऑक्सीजन कम हो जाए द कंडीशन इज नोन एज हाइपोक्सीमिया कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंक्रीज ब्लड प्रेशर इज द साइन सिम्टम, एस इसका मतलब है साइन सिम्टम।
यानी हम कैसे बता सकते हैं कि पेशेंट को हाइपोक्सीमिया है, यानी टिश्यू की तरफ ऑक्सीजन की कमी आ चुकी है, तो हम कैसे बताएंगे? ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, रिस्पायरेशन रेट जो है, रिस्पायरेटरी रेट जो है वो इरेगुलर होगा, रेगुलर नहीं होगा। इसके अलावा द पेशेंट विल बी टेकिकार्डिक हो जाता है, यानी इसका हार्ट रेट जो है ग्रेटर देन 100 हो जाएगा। एपनिया का मतलब होगा जब आप हाइपोक्सिक हो जाते हो तो एपनिया, एपनिया का मतलब एब्सेंट ऑफ ब्रीदिंग टेम्परेट, कुछ वक्त के लिए आपका ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो स्टॉप हो जाता है, फिर स्टार्ट, इस तरह जो हमने बता दिया अभी। और इसके अलावा एसिस्टोल, एसिस्टोल जो है वो, एसिस्टोल कंडीशन जो है, हम हमारे पास एक मशीन होती है, डीफिब मशीन कहते हैं, इसके जरिए अगर रिदम हम देते हैं तो रिदम में वो एसिस्टोल होते हैं। एसिस्टोल जब रिदम, जो आप लोग ने एसीजी में देखा होगा ना, ऊपर नीचे वो जो शो होती है ना लाइनिंग, लेकिन जब एसिस्टोल होती है तो वहां पर डीफिब की मशीन में ये बिल्कुल सीधी लाइन शो करती है। तो सीधी लाइन का शो होना इसका मतलब है कि पेशेंट मर गया है। एक तरफ से तो हम इस तरह भी पल्स रेट देखते हैं कि पेशेंट जिंदा है या मुर्दा है, लेकिन जब इस तरह दूसरा कंडीशन ये है कि हम ये मशीनरी के जरिए हम जब मालूम करते हैं, डीफेब मशीन है, जब प्लेट लाइन शो करते हैं तो इसका मतलब द पेशेंट इज एन एसिस्टोल रिदम एंड देयरफॉर वी कैन कंफर्म दैट द पेशेंट इज एक्सपायर्ड। इसके अलावा हमारे पास हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन इज आल्सो द साइन सिम्पटम फॉर एक्यूट हाइपोक्सीमिया है। और इसके अलावा हमारे पास पॉलीसाइथीमिया, पॉली का मतलब मैनी, जब आपका आरबीसी लेवल जो है नॉर्मल से, आरबीसी लेवल जो है एबनॉर्मली हाई हो जाए तो दिस इज पॉलीसाइथेमिक पेशेंट, और दिस इज आल्सो डेंजरस कंडीशन, ये भी डेंजरस होते हैं। जिसम में कोई भी चीज कम या ज्यादा होना वो क्या होता है, वो जिसम के लिए बेहतर नहीं होते, एक नॉर्मल वैल्यू जो है वो सही होती है। इसके अलावा कोमा भी हो सकता है, सही है। कोमा जो है, कोमा का मतलब है पेशेंट का जीसीएस लेवल जो है वो अल्टर हो सकता है ड्यू टू हाइपोक्सीमिया की वजह से। एक ग्लासको कोमा स्केल होता है हमारे पास, 15/15 नॉर्मल होता है, लेकिन जब इसमें अल्ट्रेशन हो जाए आइदर हाइपोक्सीमिया की वजह से तो क्या होगा, कोमा हो सकता है। इसके अलावा, इसके अलावा हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट फॉर हाइपोक्सीमिया। जब पेशेंट आपके साथ हाइपोक्सीमिक हो जाए, आपको कैसे पता चला, आपको कुछ आपके पास कुछ साइन सिम्टम्स है, ये हमारे पास साइन सिम्टम है पेशेंट, फॉर एग्जांपल you observe that the patient is cyanotic, you observe that the patient is tachypneic, you observe that the patient is having difficulty and breathing pattern, you observe that the patient is hypotensive, you observe that the patient is showing the asystole while using the DFib machine, so I will do this type of work। ट्रीटमेंट, ये इसका मैं ट्रीटमेंट मॉडलिटी में क्या करूंगा, पेशेंट का सबसे पहले पोजीशनिंग जो है, सही है, अपवर्ड पोजीशन में करूंगा, पेशेंट का हेड पोजीशन को मैं अप करूंगा, ये मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया है। दूसरा ये है कि हमारे पास एक दूसरा कंडीशन है प्रोन ऑन स्टमक, ये भी कंडीशन है, मैकेनिकल वेंटिलेशन है। और इसके अलावा हमारे पास सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, यानी मैं ऑक्सीजन इसके साथ अटैच कर लूंगा, सही है। अगर पेशेंट को फॉर एग्जांपल अगर लेस देन 5 लीटर की नीड होती है तो मैं नेजल प्रोन से ऑक्सीजन दूंगा, लेकिन इफ द पेशेंट एज नीड ऑक्सीजन फ्रॉम 5 लीटर या 5 लीटर से ज्यादा की नीड होती है तो मैं मास तक 10 लीटर तक जा सकता हूँ। लेकिन अगर पेशेंट को 10 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है तो मैं फिर किस तरफ जाऊंगा, हमारे पास फिर ऑक्सीजन ब्रीदिंग मास है, उसको मैं यूज कर सकता हूँ। आप लोग जब क्लिनिकल में जाओगे तो आप लोग करोगे, मैं सिर्फ आप लोगों को आइडेंटिफाई करता हूँ कि क्लिनिकल स्किल में आप लोग क्या क्या करोगे, सही है। इसके अलावा डिस्पनिया, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं कि डिस्पनिया किसे कहते हैं। हमारे पास एक कंडीशन मैंने पढ़ी, एपनिया, एपनिया का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग को हम एपनिया कहते हैं, सही है। हमारे पास डिस्पनिया किसे कहते हैं, डिस्पनिया की मीन डिफिकल्टी एंड ब्रीदिंग पैटर्न, आपको सांस लेने में दुश्वारी हो, इस सांस लेने में दुश्वारी को हम क्या कहते हैं, एपनिया कहते हैं, सही है। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंप्लेंट, यार प्लीज अपना माइक बंद करो जो भी है। सब्जेक्टिव कंप्लेंट डिस्क्राइब एज डिफिकल्ट और लेबर ब्रीदिंग हो सकती है, सही है। सब्जेक्टिव कंप्लेंट का मतलब ये है, सब्जेक्टिव का मतलब जब पेशेंट बोल रहा होता है इसको सब्जेक्टिव कंप्लेंट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव कंप्लेंट वो होती है जो हमें नजर आता है, यानी डॉक्टर्स या नर्स जब असेस करते हैं पेशेंट को, दीज आर द ऑब्जेक्टिव कंप्लेंट। जब नर्स को या डॉक्टर को खुद नजर आ रहा होता है कि पेशेंट को क्या हो रहा है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव साइन।
while the subjective sign वो होते हैं जो पेशेंट आपको खुद बता रहा हो कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, ये क्या, these are the subjective sign or subjective complaint. When the patient, when the doctors or the nurse can observe selfly, इस कंडीशन को हम सब्जेक्टिव कंप्लेंट कहते हैं या सब्जेक्टिव साइन कहते हैं। सही है। इसके अलावा हमारे पास कॉजेज क्या है, यानी डिस्पनिया, डिफिकल्टी एंड ब्रीदिंग, पेशेंट को डिफिकल्टी एंड ब्रीदिंग की कंडीशन क्या है, उसकी क्या कॉजेज है। रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक डिजीज कैन इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये बोले कि या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिजीज, फॉर एग्जांपल द पेशेंट हैज इन्फेक्टेड, वो है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्टेड हो गया हो, सही है, ब्रोंकोस्पासिटी हो गया ड्यू टू एनी एलर्जी की वजह से हो, आपके ब्रोंक्यूल में स्पाज्म आ गया हो, तंगी आ गई हो, नेरोइंग आ गई हो, इसकी वजह से भी आपको डिफिकल्टी एंड ब्रीथिंग हो सकती है, आपको कफ की वजह से भी डिफिकल्टी एंड ब्रीथिंग हो सकती है, आपको कार्डियक प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल यू हैव सीएचएफ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और इसकी वजह से भी आपको हो सकता है, क्योंकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर लीडिंग कॉज फॉर द, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा की वजह से भी हो सकता है, और इसके अलावा प्लूरल एफ्यूजन, यानी प्लूरल कैविटी में आपके पानी भर गया हो, तो आपको इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो है, फुली इंस्पायरेशन फुली एक्सपायरेशन नहीं हो सकती है। ड्यू टू दिस कंडीशन द पेशेंट विल बी हैविंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हिच इज नोन एज डिस्पनिया। सही है। इसके अलावा रिजल्ट एंड, जब ये डिस्पनिया होगी तो ऑटोमेटिकली द पेशेंट विल इंक्रीज वाइटल साइन, तो वाइटल साइन में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी, एंड पल्स रेट विल बी इंक्रीज automatically as a compensatory mechanism, while the patient will showing while the patient will showing cyanotic or failure, patient कैसे पेल नजर आएगा हमको, और एंजाइटी एंड और रेस्टलेसनेस, पेशेंट जो है वो क्या शो करेगा, रेस्टलेसनेस शो करेगा। सही है। रेस्टलेसनेस का मतलब ये है कि वो आरामदायक यानी रेस्ट कंफर्टेबल कंडीशन में नहीं होगा, उसको तकलीफ होगी। और इसके अलावा यूज ऑफ एसेसरी मसल, मीन वो एसेसरी मसल को यूज करेगा, हमने कल पढ़े थे ना, एसेसरी मसल की एक क्लासिफिकेशन पूरी पढ़ी थी। सही है। स्टेर्नोमास्टोइड मसल था, और क्या था, पेक्टोरियस मसल था, ये सारे मसल्स हम पढ़े थे, वो एक्स्ट्रा तौर पे वो यूज होंगे जब विद द पेशेंट वेल हैविंग डिफिकल्टी एंड ब्रीदिंग कंडीशन। और इसके अलावा हमारे पास कौन सा है, ऑब्जेक्टिव रेस्टलेसनेस, अभी हमने पढ़ा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिवली का मतलब ये आपको खुद नजर आएगा, नर्स को या डॉक्टर को खुद नजर आएगा। हंगर फॉर ईयर, हमारे पास एक होता है हंगर फॉर वाटर, सही है, लेकिन हंगर फॉर ईयर क्यों होगा, क्योंकि उसको नीड है, बट विल नॉट बी एक्चुअली डेस्पनिया, वो हंगर फॉर ईयर वो बार बार कहेगा, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वो इसको खुद आपको नजर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास साइनोसिस है, बार बार पे बोल रहे हैं, साइनोसिस का मतलब ब्लूइश डस्ट की स्किन होती है, डिस्कलरेशन, यानी माउथ सबसे ज्यादा हमें लिप्स की साइड पे वहां पर ब्लूइश ब्लूइश कलरेशन नजर आती है, ज्यादातर ये हार्ट फेलियर में नजर आती है। सही है। जो पिरामिन ओवेल, जब ये क्या होते हैं, होल होते हैं पिरामिन ओवेल में, जब वहां पर लेफ्ट टू राइट शंट होती है तो वहां पर ये कंडीशन शो होती है, और नेल्स बेड में भी ब्लूइश ब्लूइश कलरेशन होती है। सही है। इसके अलावा सेंट्रल वर्सेस हमारे पास पेरिफेरल दोनों एब्नॉर्मलिटी शो करेंगी। और इसके अलावा कॉज बाय डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई एंड ब्लड, हमारे पास साइनोसिस की कॉजेस क्या है, व्हाट आर द कंडीशन व्हिच लीड टू साइनोसिस। साइनोसिस के रीजन ये है, डिक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड, डिक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड की वजह क्या है, आइदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है, और इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की दूसरी कंडीशन क्या है, या आपको पोलिट्रोमा हो गया हो, आपका एक्सीडेंट हो गया हो, हाई ब्लीड हो चुका हो, तो ड्यू टू दिस हाई ब्लीड की वजह से क्या होगा, द पेशेंट विल बिकम डिक्रीज एंड द हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन कैरियर है, आपका ऑक्सीजन, जब आपका ब्लड लॉस हुआ होता है तो एचबी कम होता है, जब एचबी कम होता है तो ऑटोमेटिकली यू विल बी not good and oxygen carrier to your tissue or cells, so you will become what, cyanotic। सही है। इसके अलावा हमारे पास ऑर्थोपनिया कहते हैं, ये सब ये वर्डिंग याद करोगे, ये क्वेश्चन आएंगे कि इसके कॉजेस क्या है और ऑर्थोपनिया किसे कहते हैं। ऑर्थोपनिया हम किसे कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ दैट बिकम्स और इंक्रीज व्हेन पेशेंट लाइज डाउन, ये है कि जब पेशेंट बैठे हुए बिल्कुल सही, यानी सांस नॉर्मली लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो लेट जाता है तो
तो जैसे जैसे वो लेट जाता है तो लेटने पे उसको डिफिकल्टी एंड ब्रीदिंग होती है, एंड दिस डिफिकल्टी एंड ब्रीदिंग कंडीशन इज नोन एज ऑर्थोपनिया, इसको कहते हैं। सही है, व्हेन द पेशेंट लाई डाउन, सही, व्हेन द पेशेंट लाई डाउन, व्हेन द पेशेंट लाई डाउन and the patient shows the difficulty and breathing condition, and this condition is known as orthopnea, resulting in सर reduction। इससे जी सर ये चलने से नहीं होती, खाली मतलब लेटने से ये हाँ हाँ डिजीज होता है मतलब? हाँ हाँ, सिर्फ चलने से नहीं होती ये, लेटने से सिर्फ होती है। सही है, क्लोज योर माइक प्लीज। और इसके अलावा रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन वाइटल कैपेसिटी एंड पल्मोनरी कंप्लायंस रिजल्टिंग इन एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। सही है, यानी आपके वाइटल कैपेसिटी में कमी आ जाए। आपके वाइटल कैपेसिटी यानी फॉर एग्जांपल एक टिश्यू या सेल को क्या होती है, तकरीबन 50% नीड होती है, लेकिन जब आप लाइज डाउन होते हो वहां पर 25% हो जाती है। तो इसका क्या क्या मतलब है, वाइटल कैपेसिटी में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और इसकी वजह से यू विल बी शोइंग व्हाट, एसओबी। और इसके अलावा कॉजेज बाय पल्मोनरी कंजेशन, हमारे पास ऑर्थोपनिया के एक कंडीशन क्या है, पल्मोनरी कंजेशन की वजह से है। सही है, रिकम्बेंस व्हेन पर्सन लाइज फ्लैट, फ्लैट का मतलब बिल्कुल सीधा लेट जाए। सही है, मीन ये कंजेशन क्या है, आइदर इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, हायर स्मोकर हो इसकी वजह से भी है, ड्यू टू एनी एलर्जी की वजह से ब्रोंकोस्पासिटी हो चुका हो, तो दिस कंडीशन विल लीडिंग कॉज फॉर ऑर्थोपनिया। इसके अलावा एडिशनल ब्लड वॉल्यूम कैन नॉट बी पम्प आउट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी हो सकता है ऑर्थोपनिया के, ये हो सकता है कि आपकी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से भी हो सकता है। सही है, एक हमारे पास एक दूसरा कंडीशन है, वो क्या है, प्रोक्सिमल नोक्टोरियल नोक्टोर्नल डेस्पनिया। नोक्टोरियल डेस्पनिया का मतलब है नाइट डाउन, नाइट में जब ये कंडीशन हो, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्लीपिंग, मीन जैसे जैसे आप, नोक्टोरियल का मतलब है स्लीपिंग कंडीशन से ये रिलेट होती है। सही है, shortness of breath after a period of sleeping for 1 to 2 hours, 1 to 2 hours के साथ जैसे जैसे आप सो लेते हो और आपको डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग आ जाए, और इंटरमिटेंटली कंटिन्यूली तौर पे, यानी आप एक दिन के लिए सो जाते हो, इस तरह कंडीशन है, फिर दोबारा इस तरह आ जाते हैं दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इस तरह जब आपको ये कंटिन्यूली ये कंडीशन होती है, while difficulty and breathing while you are sleeping, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नोक्टोर्नल डिस्पनिया कहते हैं, PND, प्रोक्सिमल नोक्टोर्नल डिस्पनिया कहते हैं। यार प्लीज आप लोग अपने वो बंद कर लो, तब मैं आप लोगों को म्यूट कर लेता हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आती। अभी सही हो गया। सही है, तो प्रोक्सिमल हमारे पास प्रोक्सिमल नोक्टर्नल डिस्पनिया के ये वजह है व्हाइल स्लीपिंग कंडीशन में हो, सिटिंग अपराइट पोजीशन हेल्प्स रिलीव इट। ये बोले ये तो नॉर्मल कंडीशन, जब भी सिटिंग अपराइट कंडीशन में या पेशेंट को हम बिठा लेते हैं, सही है, तो उसके जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बेहतर हो जाता है। ये आप लोगों को एज अ नर्स पता होना चाहिए कि व्हाइल अपराइट पोजीशन में जब पेशेंट को सिटिंग अपराइट पोजीशन में बिठा लेते हैं तो पेशेंट का जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो बेहतर हो जाता है। पेशेंट हैज अ फेलिंग लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकुलर के फेलियर की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। अनएबल टू मैच आउटपुट ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग राइट वेंट्रिकल, दिस इज द रिजल्ट ऑफ पल्मोनरी कंजेशन की वजह से ये कंडीशन हो सकती है। सही है, हमारे पास आपको सिर्फ ये डिफरेंशिएट करना होगा। देखो फॉर एग्जांपल इन द प्रीवियस स्लाइड वी आर डिस्कसिंग ऑर्थोपनिया किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोक्सिमल नोक्टोरियल डिस्पनिया किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक तीसरा कंडीशन है प्लेटिपनिया, प्लेटिपनिया। आप लोग की एग्जाम में ये वाली कंडीशन आ सकती है, ये वर्डिंग आती है, ये किसको कहते हैं, इसके कॉजेस क्या है, बस ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, दिस इज आल्सो द अनदर कंडीशन ऑफ डिफिकल्टी एंड ब्रीथिंग, लेकिन ये कौन से कंडीशन को कहते हैं, इंक्रीज व्हेन पेशेंट इन अपराइट पोजीशन। हमने अभी तक पढ़ा जब फ्लैट पोजीशन में होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, जब फ्लैट पोजीशन में पेशेंट आ जाता है और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को आप लोग ने अभी पढ़ा, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोपनिया कहते हैं। दूसरा कंडीशन आपने देखा है जब पेशेंट व्हाइल स्लीपिंग हो, स्लीपिंग कंडीशन में डिफिकल्टी एंड ब्रीथिंग हो, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल नोक्टुरल डिस्पनिया कहते हैं। तीसरा कंडीशन प्लेटिपनिया का मतलब है इंक्रीज व्हेन पेशेंट इन अपराइट पोजीशन, जब पेशेंट को आप अपराइट पोजीशन में बिठाते हो। फ्लैट पोजीशन में पेशेंट को सांस में डिफिकल्टी नहीं होती है,
while upright position में जब difficulty in breathing हो, this condition is known as platelet कहते हैं. Relieved when patient lies down, अभी मैंने बताया lies down या flat position में जब आप वो करते हो. Causes may be pulmonary aventricular fistula, aventricular fistula की वजह से हो सकता है, या लेफ्ट एट्रियल ट्यूमर और थ्रोम्बस की वजह से भी, ट्यूमर या थ्रोम्बस की वजह से भी प्लेटेक्टनिया हो सकती है. इसके अलावा हमारे पास टेकेप्निया, ये तो मोस्ट कॉमन है. टेकेप्निया जो है जब हमारे पास ब्रीथ जो है 20 ब्रीथ, हमारे पास यहाँ पर नोट्स में ये लिखा है, तो आपके टीचर भी यही इसी को फॉलो करेंगे, आपके टीचर जो है इसी से पेपर बनाएंगे, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप लोग इसी को फॉलो करें. जब आप लोग के साथ ब्रीथ जो है पर मिनट 20 से ज्यादा आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं, टेकिप्निया कहते हैं. सही है. टेकिप्निया का मतलब है यानी आपका ब्रीदिंग पैटर्न जो है नॉर्मल से बढ़ जाए, और परसिस्टेंस इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट इसका बढ़ जाता है और एक्सरसाइज, हार्ट डिजीज और एंजाइटी इसका कॉजेज है. और इसके अलावा रिजल्ट इन स्प्लेटिंग फ्रॉम पेन, इसके वजह से क्या क्या होता है, पेन होता है, और प्लूरेजी, लिवर एनलार्जमेंट और एसाइटिस. एसाइटिक की कंडीशन है हमारे पास, जैसे हाइपर अल्बुमिनीमिया की वजह से भी हो सकता है ये टिकेप्निया. हाइपर अल्बुमिनीमिया का मतलब ये है कि आपका ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो आपके जो एब्डोमिनल साइड पे क्या हो जाते हैं, पानी पानी वगैरह जो है बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन को हम एसाइटिस कहते हैं. तो दिस इज आल्सो लीडिंग कॉज फॉर एसाइटिस, और ये ज्यादातर लीवर फेलियर की वजह से हो सकता है एसाइटिस. सही है. इसके अलावा हमारे पास ब्रेडिप्निया. ब्रेडिप्निया का मतलब है आपका ब्रीथ रेट जो है 12 से कम हो जाए, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ब्रेडिप्निया कहते हैं. परसिस्टेंट स्लो रिस्पिरेटरी रेट होगा. इसके अलावा इसके साथ न्यूरोलॉजिकल और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस की वजह से भी ब्रेडिप्निया हो सकता है. सही है. इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास मोस्ट कॉमनली सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम. सही है. ये हमारे पास इंपॉर्टेंट वो क्या है, इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. जब इस इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी आ जाए तो ये ब्रेडिप्निया करा सकता है. इन्फेक्शन की वजह से भी ब्रेडिप्निया होगा, और इसके अलावा पेन की वजह से और स्मोकिंग की वजह से. लेकिन ज्यादातर याद रखो कि ज्यादातर पेन की वजह से टिकेप्निया हो सकता है, ब्रेडिप्निया की चांसेस नहीं हो सकती है. जब when the patient is having tachypnea, so we should to ask the patient, are you feeling any type of pain. अगर पेन होगा तो we should administer such type of drug. If the pain is relieved down, so automatically the tachypnea will be resolved by administering painkiller medication like paracetamol, या हम डाइक्लोफेनेक सोडियम वगैरह देंगे. सही है. तो ये हम बता सकते हैं कि पेन इज आल्सो लीडिंग कॉज फॉर व्हाट, टेकिप्निया करा सकते हैं, लेकिन ये बहुत माइल्ड है कि ब्रेडिप्निया कराएगा. इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से भी ब्रेडिप्निया हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से भी ब्रेडिप्निया हो सकती है. और इसके अलावा हमारे पास हाइपरकेप्निया. हाइपरकेप्निया किसे कहते हैं, कॉज बाय हाइपोवेंटिलेशन. जब आपको हाइपोवेंटिलेशन हो जाती है, हमने ये पढ़ा था, तो हाइपोवेंटिलेशन की वजह से आपका एक्युमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाते हैं. हम ये नॉर्मल बोल सकते हैं कि आपका जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन आपकी ब्लड में बढ़ जाए, दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपरकेप्निया कहते हैं. सही है. हाइपरकेप्निया इज द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन योर ब्लड. लंग डिजीज की वजह से भी हाइपरकेप्निया हो सकता है. डिमिनिश, इसकी वजह से डिमिनिश कॉन्शियसनेस, जब आपको यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करा सकता है. जब आपको रेस्पिरेटरी एसिडिक हो जाता है, एसिडोसिस हो जाता है, अंडर द एसिडिक एनवायरनमेंट द पेशेंट विल डिक्रीज द जीसीएस लेवल. आपका कॉन्शियस लेवल, आपका अलर्टनेस लेवल क्या हो जाती है, कम हो जाती है ड्यू टू द हाइपरकेप्निया. तो आप क्या करते हो, हमारे पास एक मशीन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सीपेप वगैरह. तो सीपेप क्या करते हैं, इंस्पायरेटरी वगैरह को क्या करते हैं, बढ़ा देता है इंस्पायरेशन प्रोसेस को. और इंस्पायरेशन प्रोसेस जब बढ़ा देता है तो क्या करेगा, आपके जो एक्युमुलेटेड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट कर रहेगा. जब ये कम होगा, हाइपरकेप्निया कम हो जाएगा, तब पेशेंट का जीसीएस क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाता है. इसके अलावा अर्ली साइन क्या हो जाते हैं, फ्लश स्किन होगा, फास्ट पल्स होगी, फास्ट ब्रीदिंग होगी, मसल ट्विच होगी. सही है. हैंड फ्लैपिंग होगी, मे हैव रेज ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर की ज्यादा चांसेस नहीं हो, लेकिन बाज औकात हो सकता है, रेज हो सकते हैं. सीवियर हाइपरकेप्निया जब होगा, पर्सन प्रोग्रेस टू डिसओरिएंटेशन. मैंने आपको बताया जब सीवियर होगा तो डिसओरिएंटेड या कॉन्शियस लेवल कम होगा. डिसओरिएंटेड का मतलब जब आप इससे कुछ पूछते हो ओरिएंटेड नहीं होगा, आपको जवाब नहीं देगा, आप इसको
पूछो क्या टाइम हो रहा है, वो आपको एक्यूरेटली बता नहीं सकते टाइम क्या हो रहा है, मैं कौन हूं, इसको पहचान नहीं पाएगा, तो दिस कंडीशन इज नोन एज डिसओरिएंटेड। और इसके अलावा हमारे पास में है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब ये झटके आना, झटके भी हो सकते हैं इसका हाइपरकेप्निया की वजह से, हाइपर वेंटिलेट हो सकता है इसके वजह से, पेशेंट में बिकेम अनकॉन्शियस और डाई भी हो सकता है। डाई भी हो सकता है जब हमने इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, पेशेंट का ट्रीट नहीं किया, यानी अर्ली कॉज को आइडेंटिफाई करके इसका इलाज नहीं कर दिया। एक हमारे पास दूसरा कंडीशन है हाइपोकेप्निया। हाइपोकेप्निया का मतलब ये है कि हमारे पास कॉज में भी सेरेब्रल वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से भी कॉज होता है, हो सकता है हाइपोकेप्निया। हाइपोकेप्निया का मतलब है डिक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, सही है, डिक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को हम हाइपोकेप्निया कहते हैं। कॉजेस क्या है, मे बी सेरेब्रल वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है, यानी सेरेब्रम की तरफ जो वेजल जाती है वहां पर वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो जाता है। और सेरेब्रल हाइपोक्सिया विल लीड टू डिक्रीज व्हाट, cerebral hypoxia will lead to decrease the hypoventilation करा जाएगा, जिसकी वजह से नहीं सॉरी, cerebral hypoxia की वजह से hyperventilation कराएगा, hyperventilation will lead to cause hypocypnia करा देगा, may be cause dizziness कराएगा, anxiety, visual change, ये सब हो सकता है। लो PCO2 and blood cause alkalosis। जब आपका PCO2 एक नॉर्मल वैल्यू होती है, अगर ये वैल्यू से कम हो जाए नॉर्मल वैल्यू से, इस नॉर्मल वैल्यू की कमी को हम अल्कोलोसिस कहते हैं। मे फील पिन्स एंड हैंड्स, यानी पिन वगैरह, जैसे कोई इसको इंजेक्शन लगा रहा है, इस तरह पिन लाइक कंडीशन होगी हैंड्स और फीट में, वो महसूस करेंगे। मे स्टार्ट टू शेक अ बिट। असेसमेंट पार्ट ऑफ नर्सिंग हिस्ट्री। मेरे ख्याल से इतना पूरा है। आप लोग क्या कह रहे हो, क्योंकि हमारे पास 2 मिनट है, इसमें हम ये वो कर नहीं सकते, सही है। वर्ष आप लोग सबर में आप लोगों को